जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बीते दिनों आप सबने भूकंप बड़े स्तर पर देखा, जिसमें और जिसकी चपेट में थाईलैंड, म्यांमार और भारत में भी कुछ-कुछ जगहों पर उस झटकों को महसूस किया गया। लेकिन थाईलैंड और म्यांमार की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर झटके महसूस हुए और उसका बड़ा नुकसान भी हुआ, जिसको लेकर भारत वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है। बैंकॉक की एक वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। इनफैक्ट जब ये झटकों की खबर आई थी तभी से वो बिल्डिंग सारे ही न्यूज़ चैनल्स चैनल्स पर आपने देखी होगी, बिल्डिंग धाराशायी होते हुए। वो बिल्डिंग है बैंकॉक की ऑडिट बिल्डिंग, जो पूरी तरह से कोलैप्स होती नज़र आई, जैसे कागज़ के डिब्बे कोलैप्स होते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग चाइना रेलवे नंबर 10 ने बनाई है और एक थाई पार्टनर के साथ, जिसमें जो स्टील और जो मटेरियल था, वो चाइना से इम्पोर्ट किया गया था और इंजीनियर्स भी चाइना से थे और जो मटेरियल था वो रॉ मटेरियल वो सब सीसीपी से मंगाया गया था, मतलब सीसीपी की तरफ से आया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो चाइना की बनाई हुई बिल्डिंग थी, वही धराशायी हुई है और हम लोग तो वैसे भी कहते हैं कि चाइनीज़ माल चले तो शाम तक ना चले तो, मतलब कुछ तो कहावत है, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर। तो इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, कैसे इंडियन नेबरहुड में चाइना अपने पैर फैला रहा है और अब उसको काउंटर करने के लिए भारत भी खड़ा हो चुका है अपनी पॉलिसी के साथ, जो भारत का मानना है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है। और अभी बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा भी कि हम जियो कल्चरल नेशन हैं, जियो पॉलिटिकल नहीं। तो इन मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है मंजरी जी। जय हिंद, नमस्कार। जय नमस्कार, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मंजरी जी, एक वीडियो जो सभी ने देखी है, मैं यहाँ पर उसको चला ये वापस से मैं प्ले कर देती हूँ ताकि तो ये बिल्डिंग को गिरते हुए अलग-अलग एंगल से हर एक इंसान ने पूरी दुनिया में देखा है और ये बिल्डिंग बैंकॉक की है और जैसे कि हम सब जानते हैं और खबरें जो आ रही हैं, वो ये कि ये चाइनीज़ मटेरियल, चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ स्टील से बनी हुई बिल्डिंग है, जो धाराशायी होती हुई नज़र आ रही है इस वीडियो में। कैसे देख रही हैं मंजरी जी चाइना के इस जालकों के वो नकली माल घटिया क्वालिटी का माल देकर लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालने का काम कर रहा है दुनिया भर में। चाइना को केवल एक चीज से मतलब है, वो है उसका प्रॉफिट। तो जी, माल उन्हीं की तरफ से आता है, इंजीनियर उनके होते हैं, मजदूर तक उनके होते हैं, स्टील वगैरह सारी चीजें उनको ही होती हैं। हुँ, तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन, चाहे पोर्ट हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, जो कुछ भी कर रहा है उसका फुल प्रॉफिट सीसीपी ले जाती है। हुँ, और वहां उसके बाद इनकी कोई गारंटी नहीं होती। सबको मालूम है चाइनीज माल पूरी दुनिया में फेमस है अपनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए। अगर अच्छा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी भी इतनी महंगी होती है, तो आप ये सोच लीजिए अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी मंगवाएंगे उनसे तो किस लेवल तक जाएगी। जी, इसके अलावा ये जानने वाली बात है कि चाइना ने इतनी स्टील, ये निम्न क्वालिटी की है कि किस क्वालिटी की है पता नहीं, प्रोड्यूस करके रखी है कि आप धरती से लेकर के चांद तक जा सकते हैं, ब्रिज बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने की हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के करप्शंस के कारण है। क्योंकि सबको जब इंस्पेक्शन हो तो कोई भी बिल्डिंग बनती है, उसका इंस्पेक्शन जरूर होता है। इंस्पेक्शन के समय पता लग जाता है क्वालिटी घटिया है, डिजाइन कैसी है। ये अच्छा डिजाइन टेस्टिंग जो है अब तो सॉफ्टवेयर पे हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जब बनेगी तब आपको डिजाइन टेस्टिंग होगी। इस सब के बावजूद अगर ऐसी बिल्डिंग्स बनने दी जाती हैं और उसको लोगों को रहने के लिए दिया जाता है, तो ये एक बड़े करप्शन को, जो कम्युनिज्म जिसको जन्म देता है, उसका एक्सपोजर भी है। और ये करप्शन जो भारतीय उपमहाद्वीप है एशिया के अंदर, यहाँ पर काफी ज्यादा है। क्योंकि अब इसके मतलब ये कहना चाहिए नेता मोदी जी हैं, तो उन्होंने अपनी एक विजिट भी अनाउंस की है, वो जाकर के दौरा करेंगे। काफी राहत सामग्री भिजवा दी है उन्होंने तुरंत। और उसके बाद वो आगे जाके मुआयना करके
थाईलैंड को रीबिल्ड करने की प्रयास तेज करेंगे। तो जी। जो चाइना ने बिगाड़ा था, भारत अब उसको संवारने का, ठीक करने का प्रयास शुरू करने वाला है। जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि हम जिस तरह से म्यांमार में स्थिति है और म्यांमार में तो राहत सामग्री भारत ने भेजनी भी शुरू कर दी है और थाईलैंड में भी स्थिति खराब है। लेकिन हम अगर इस ओवरऑल चाइना के कृत्यों की बात करें नेपाल में भी स्थिति हम देख रहे हैं कि किस तरह की बनी हुई है, वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा, लोगों की गिरफ्तारी और जिस तरह से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वहाँ पर नज़र आया और अब एक ये है कि एक सोशल अपराइजिंग ये हो गई है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने की माँग नेपाल में उभर रही है। तो चाइना को काउंटर विद इन द कंट्री भी किया जा रहा है नेपाल के अंदर की बात करें। और हम और भी जहाँ-जहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस नज़र आया और चाइना ने वहाँ पर अपने पैर फैलाने की कोशिश की, अब सबको चाइना का कैरेक्टर भली-भाँति समझ में आ रहा है। हमारे सामने श्रीलंका लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर अभी अप्रैल 4th को प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और डिफेंस डील भी होने वाली है। तो ये बदलाव नज़र आ रहा है चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है उससे बाहर निकलते हुए भारत में जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो नज़र आ रहे हैं और भारत इस पॉलिसी पे काम भी कर रहा है। बिल्कुल, आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, चीनी भगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बाकी बचे हुए भाग में चाइना के जो कॉल सेंटर वगैरह उनको लूटा जा रहा है। जो अफगानिस्तान के सिरे पर वखान कॉरिडोर के पास का एरिया है, वहां से बगराम जो एयर बेस वगैरह सबसे चाइना को हटाया जा रहा है। नेपाल को चाइनीज इन्फ्लुएंस में एक डेथ ट्रैप में फंसाया गया। वो डेथ ट्रैप से मुक्त कराने के लिए अब वहां पर आंदोलन शुरू हो गए। जो पतन नेपाल का हुआ है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर में हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि यूनुस बांग्लादेश से गए थे चीन से मदद मांगने, खाली हाथ लौट के आए हैं। चाइना कहीं भी कुछ करने में असमर्थ है। इसके अलावा आप अभी थाईलैंड और इसमें भी देख रहे हैं म्यांमार में कि चीनी चीजें एक तो प्रोडक्ट सब क्वालिटी है, ऊपर से मैसिव करप्शन, इस हुँ, चीज को वो कर रहे हैं। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको जो है मोदी अब संभाल रहे हैं। मालदीव ने भी चाइना के साथ मिलकर के भारत के साथ बहुत कुछ बैर लेने की कोशिश की थी। श्रीलंका ने लिया लेकिन अब उसे वापस आना पड़ा। मॉरिशस स्वतः ही भारत के साथ है और इस तरीके का वो चीजें करा रहा है। तो सारा सब कुछ इस तरह की संघटनाएं हो रही है कि अगर चीन का इन्फ्लुएंस यहाँ से खत्म नहीं होता है तो करप्शन खत्म नहीं होता, कंफ्यूजन खत्म नहीं होता और देश स्टेबिलिटी पे नहीं लाए जा सकते। यहाँ तक कि जिस रीजन को ये साउथ चाइना सी कहते थे, उनको उसको इंडो पैसिफिक नाम भी इसीलिए दिया गया कि वहां पर चाइना की दादागिरी जो थी, वहां पे चाइना का जो आर्टिफिशियल आइलैंड था, ये सब चीजें खत्म करके चीन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो भी हाई मार्जिन पे, ये चाइना की इनकम का जरिया रहा है। और अब सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, लोग चाइना से दूर जाना चाह रहे हैं। भारत इसका सब्स्टिट्यूट बन रहा है और अच्छी क्वालिटी कम दामों पर दे करके देशों को स्टेबलाइज करने का काम नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत करेगा। जी। जी, बिल्कुल, लेकिन अगर हम ख़ास तौर से मंजरी जी नेपाल की बात करें, जिस तरह से एक सोशल अपराइज़िंग हमें नेपाल में नज़र आ रही है। अब हिंदू राष्ट्र अभी कुछ दिन पहले तक तो हमें बिल्कुल चाइना के इन्फ्लुएंस में नेपाल नज़र आता था। अब वहाँ पर आज हिंदू राष्ट्र की माँग हो रही है। आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2008 तक वहां पे राजवंश था जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये लोकतंत्र, सो कॉल्ड लोकतंत्र लेके आए, जिसमें इनका इंटरफेरेंस बहुत था। हुँ, नेपाल को जैसे ही राजवंश खत्म हुआ वैसे ही वहां पे प्लेग्राउंड बन गया। डीप स्टेट जो यूएस से आ रहा था, हुँ, चाइना, आईएसआई जो पाकिस्तान की थी, और नेचुरली ये सारे मिलके एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे थे, तो भारत को वहां पर इंटरवीन करना। अब नतीजा क्या हुआ, इन्होंने राजवंश खत्म करने के साथ जब लोकतंत्र, सो कॉल्ड लोकतंत्र की स्थापना की, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र से इसे सेक्युलर बना लिया। अब हिंदू देखिए, आप भी जानती हैं, एक वैल्यू होती है, वैल्यू सिस्टम को हिंदू कहते हैं। आप हिंदू को कभी प्रचार करते नहीं देखेंगे कि जी, कन्वर्ट हो जाओ और ये सब, ठीक है।
तो उस वैल्यू सिस्टम से वहां की जनता दूर होने लगी। नतीजा क्या हुआ? अपराध बढ़ने लगे, क्योंकि अब जो है, अभी तक जो राम कृष्ण शिव वहां के देवता थे, अब पैसा हो गया। जी। उस पैसे को कमाने के लिए तरह तरह के अपराध हुए। और जो वहां पर रुकने वाले लोग थे वो आईएसआई और चाइनीज सीसीपी के थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो भारत में आके अपराध करेंगे और चाइना नेपाल में जाकर के वो संत बन जाएंगे। तो उन्होंने नेपाल की जनता को भी काफी त्रस्त किया। जब इस बुरी तरीके से कर्ज चढ़ाया और सारी चीजें व्यवस्थाएं ठप होने लग गई, हुँ, नेचुरली 2008 से अब केवल 16 साल हुए हैं, लोगों को याद है कि भले ही हम उस समय कम पैसा था, लेकिन सुख शांति तो थी, धर्म और संस्कृति तो थी। अब उसी की वापसी के लिए चीन के इन्फ्लुएंस को हटाने की कोशिश वहां पर जारी है। सबको याद होगा कि अभी काली नदी का विवाद, सीमा विवाद जो है, नेपाल के ने शुरू किया था भारत के साथ, और ये सीसीपी के इन्फ्लुएंस से ही था। आप जानते हैं कि नेपाल का जो सेना प्रमुख होता है वो भारत में ऑनरेरी पद पे होता है। जो भारत का सेना प्रमुख है वो नेपाल में ऑनरेरी पद है। और नेपाल का कोई भी नागरिक भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। ये विश्व के केवल एक और देश को, मतलब भारत और नेपाल, भारत की सेना में केवल नेपाल के नागरिक शामिल हो सकते हैं, बाकी आप जी। किसी भी काम के लिए किसी भी देश में जा सकते हैं। तो इतना जो प्रगाढ़ संबंध था, उसको भी तोड़ने का काम सीसीपी ने किया हुआ है। तो उस चीज को बैक ट्रैक करने का सारा हुँ। प्रयास चल रहा है। और जिसे कहते हैं कि हम सफल भी जरूर होंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चाइना के, पाकिस्तान के और इनके इन्फ्लुएंस में पूरी तरह से नेपाल आ चुका है, और भारत से जिस तरह से बातें और जिस तरह से एक्सचेंजेज़ हो रहे थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि जो आज का सिनेरियो है, जो बदलाव है, वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। इस बदलाव में आपको क्या-क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं कि इसके पीछे काम किए? सबसे बड़ा फैक्टर है मेमोरी, जो बहुत तगड़ी अंडर करंट का काम करता है। आपको राजवंश के समय सुरक्षा का एहसास था। अच्छा, हुँ, दूसरा जो इस समय का करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो जिस तरह के एक्शन और जिस तरह के निर्णय ले रहा है, वो नेपाल की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। नेपाल और पूर्वांचल आप जिसे कहते हैं, जिसमें गोरखपुर वगैरह एरिया आता है, बिहार का कुछ एरिया आता है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है। जहां कोई बिल्कुल। पॉलिटिकल डिस्प्यूट ये लोग करते हैं, वहां पर परिवारों को आपस में ऑपरेट करने में दिक्कत आने लगती है, जिसके कारण ये है। और मिथिला हम पूजते हैं, माता सीता का जन्म स्थान है, उसको पूजते हैं उस एरिया को। तो वहां से जब ट्रबल आती है ना, तो बहुत अंदर तक दुख होता है। जैसे हमारे बांग्लादेश से संबंध बिगड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जब मिथिला से संबंध बिगड़ते हैं तो दुख कहीं अंदर होता है। मातृत्व का भाव है, प्रेम का भाव है, पशुपतिनाथ की पूजा का भाव है, मोक्ष धाम, इस तरह का हमारा भाव है नेपाल के प्रति। तो वो चीज हमारे लिए काफी पीड़ादायक है। तो उसके बाद आरएसएस, आरएसएस ने नेपाल को नेपाली राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवादी नेपाली राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया कि आपकी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है, आप उसको छोड़ करके जिस चीज को अपना रहे हैं, क्या वो आपके जीवन मूल्यों के साथ फिट बैठ रही है, क्या वो आपके उद्देश्य को पूरा कर रही है। तो आप सोना दे करके कोयला तो नहीं खरीदते, हीरे के बदले में कोयला, हाँ एक ही खदान होती है, पर हीरे के बदले में कोई कोयला नहीं खरीदता। तो ना कोयला दे करके हीरा खरीदा जा सकता। तो इतना खराब समझौता क्यों कर रहे हैं? और लोगों को याद था, जब तक राजवंश था नेपाल सुरक्षित था। और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन तो तब भी होते थे, बस राजा के अंडर में होते थे। तो कोई ये नहीं कह रहा कि अभी आप लोकतंत्र हटा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन राजा के अंडर में होगा। कोई एक देखने वाला तो हो कि जो प्रधानमंत्री है वो काम कैसा कर रहा है। बिल्कुल, और हम जो यूके में देखते ही हैं ये सारा कुछ इस तरह से हो ही और रहा है। जो दो पार्टीज आ रही हैं, वो एक दूसरे के फैसलों को उलटने में ही सारा समय का खराब कर देनी है। और फिर थोड़ी देर के बाद चुनाव आ जा रहा है, तो पूरी तौर पे चुनाव प्रचार वगैरह में लग जा रही है। तो नेपाल का विकास कब होगा, पॉलिसीज कब होंगी, स्टेबिलिटी कब आएगी,
वो चीज है, सारा समय तो जोड़ तोड़ की राजनीति और सत्ता परिवर्तन में निकला जा रहा है। कितना पैसा, कितना समय और कितने संसाधनों की बर्बादी है। तो ये सारा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, लोगों को समझ में आता है। तो डेली एक समय ये होता था नेपाल में हर चीज मिलती थी, आज भारत से उन्होंने संबंध तोड़ लिया, अब हर चीज की दिक्कत है। तो नेपालियों को ये समझ में आएगा ना, वो डेली इस दिक्कत को झेल रहे हैं, तो कब तक आखिर अब की उनके राजा वहां पर पहुंचे जिन्होंने जनता के हित में सत्ता का त्याग किया था। पर ऐसा तो है नहीं कि घटनाओं पे नजर बनानी छोड़ दी थी। तो वो जब आए, जनता ने स्वागत किया। तो जैसे कहते हैं ना, इंद्र का सिंहासन तोड़ गया, वैसे ही ओली का भी सिंहासन डोल गया। और उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया, आंदोलन बढ़ना था, आंदोलन बढ़ गया। इसमें जो अब चक्कर क्या था, आज तक ओली इसलिए सफल हो रहे थे कि उनको चाइना की बैकिंग थी। चाइना खुद अपनी सर्वाइवल की लड़ाई चल रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो उसका जो है 300% हो गया है। तो जी रिवाइवल चाइना का इस लेवल पे पहुंचने के बाद नहीं हो सकता। अभी जब हम देख रहे हैं कि जो थाईलैंड में बिल्डिंग गिरी है, कैसे मतलब पाउडर के भारत फॉर्म में गिरी है। ठीक है, इन्होंने कहा इन्होंने टाउनशिप्स बनाई है और बिल्डिंग्स को ये गिरा रहे हैं। आज ये बिल्डिंग के वीडियो देखने के बाद मैं ये सोच रही हूँ, वो बिल्डिंग गिरा रहे हैं या सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स अपने आप के नहीं है, कि कुछ करने का हाँ, जरूरत ही लेकिन नहीं है। मोदी जी वीडियो में और भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग गिरती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यही कि अगर अर्थक्वेक कितना तेज था, वैसे तो हम सब जानते हैं कि 7.8, 7.7 एंड 7.9 के बीच इस तरह के मैग्नीट्यूड पे रहा। मगर और भी बिल्डिंग्स थी, वो अच्छे मटेरियल से बनी हुई थी, तो वो नहीं गिरी। लेकिन वो जो चाइनीज मटेरियल और चाइनीज स्टील और चाइनीज इंजीनियरिंग के अंडर बनी वही बिल्डिंग गिरती हुई नजर आ रही है। तो वही मैं कह रही हूँ, चाइना में आपको वीडियो लगेंगे, वो कहते हैं कि हम ये बिल्डिंग्स डिमोलिश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपकी एक बिल्डिंग खड़ी है, आप उसको होमलेस को दे दीजिए। उसको डिमोलिश करने के लिए क्या जरूरत है भाई? चाइना में होमलेसनेस भी काफी है। लेकिन बिल्कुल। वो कहते हैं हम गिरा रहे हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं सोच रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल की थी, खुद ही गिरी जा रही थी। क्योंकि चाइना में सच तो सामने आता नहीं है, झूठ की दुकान है। तो बिल्कुल, वहाँ पे घोस्ट टाउन्स हैं इतने सारे, तो अब हो सकता है कुछ बिल्डिंग खुद कोलैप्स हो जाती हो, तो वो कहते हो कि भई नहीं, ठीक है, हमने गिरा दी बिल्डिंग। क्योंकि हम इसका ये नहीं दे पा रहे थे, इसके ऊपर कर्जा था, ये वो। ऐसा थोड़े है कि बिल्डिंग के का जो डेप्थ है वो बिल्डिंग गिरने के बाद खत्म हो जाएगा। सो चाइना के झूठ धीरे धीरे आ रहे हैं, और जब जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, वैसे हुँ, वैसे एक बात हो रही है कि चाइना दूसरे देश के मीडिया को फंड करके प्रो चाइना न्यूज छपवाता था, प्रो चाइना एटमॉस्फेयर क्रिएट करता था। अब चूंकि वो पैसे आने बंद हो गए, तो वो एटमॉस्फेयर भी खत्म हो गया। डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूट को चाइना ने फंड करके सारी रिपोर्ट्स बदलवा दी थी। आज उसकी फंडिंग बंद हो रही है, तो रियलिटी सब निकल के आएगी। तो आप वही कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं। तो अब सारी जगह पर ये चीज नजर आ रही है। और हुँ, चाइनीज पैसे खत्म होने के साथ साथ बहुत हुँ, सारी, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग करके जो है, श्रीलंका इनके से निकल गया, मालदीव निकल गया, इस तरीके से बहुत सारे अफ्रीकन देश निकल रहे हैं एक के बाद एक, हुँ। चाइनीज उससे, बीआरआई से। और ये हमारे पड़ोसी एक और मोहम्मद यूनिस है, इन्होंने चाइना पे भरोसा करके देख लिया, चक्कर लगा के देख लिया। चाइना अभी स्वयं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी देश की कोई मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे में म्यांमार में भी भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि सही तौर पे मदद भारत कर रहा है। थाईलैंड में भी यही होगा। फिलीपींस वगैरह जिसको चाइना बुली करता था, वहां सब भी भारत की आ, मदद से वो सारे देश संप्रभु बनेंगे। जी। लेकिन क्या भारत बांग्लादेश में भी कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा? क्योंकि जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में है, हालाँकि ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कू हो सकता है एक और अब ये भी एक और ताज़ा खबर ये है कि शेख हसीना और कई सारे लोगों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि वो यूनुस को डिसमेंटल करने के लिए ये वो कर रहे हैं। तो क्या और कैसे बांग्लादेश में हालात आपको या भारत का प्रभाव आपको नज़र आएगा? कुछ इस पे आप अगर बताना चाहें?
यूनुस जो है वो पैरा ड्रॉप्ड एडवाइजर है, नेता नहीं है, ना इलेक्टेड है, ना बांग्लादेश द्वारा सेलेक्टेड है, ये पैरा ड्रॉप किए हुए हैं। तो इनकी सत्ता पे कोई पकड़ नहीं है। अगस्त से लेकर अभी मार्च एंड हुआ है, हो रहा है, इन्होंने कोई भी ढंग का फैसला नहीं लिया। सत्ता पे किसी चीज पे ये अपनी पकड़ बनाने में असमर्थ रहे हैं। तो भैया जो वो कहते हैं कू हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो एक स्टैब्लिश सत्ता के विरोध में होता है, या तो कोई स्टैब्लिश सत्ता है ही नहीं, तो इसे कू कहना तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है। अब आप जिन स्टूडेंट्स के कंधे पे चढ़ के आए थे वो स्टूडेंट अपना कंधा लेकर के चले गए हैं, तो अब इसमें क्या बोले हम। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अपने साथियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में यूनुस असमर्थ है। अब बचते हैं वहां के आर्मी चीफ, क्योंकि पुलिस वहां पर फेल है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो कुछ भी हो रहा है इस समय आर्मी के थ्रू कराया जा रहा है। जब हमको ये हो गया कि बांग्लादेश अब भारत के हिसाब से चलेगा, तो वहां पर जो भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आर्मी चीफ को दे करके सारी चीजें ऑपरेट कराई जा रही है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, संवरने में समय लगता है। तो बांग्लादेश को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है, पर इसमें अभी साल 2 साल का वो लगेगा। सबसे बड़ा क्रैकडाउन इस तरह की जिहादी तंजीमों पे हो रहा है, जो बांग्लादेश को एनआरकी और आतंक की ओर ले जा रहे थे। और उसके बाद जैसे जैसे माहौल शांत होता जाएगा, व्यापार और ये सारी चीजों के थ्रू बांग्लादेश को स्थिर किया। और ये स्थिरता और ये जिसे कहते हैं जख्म पे मरहम, वो भारत रखता है। इसलिए अच्छा, वैसे भी ऑफिशियल प्रधानमंत्री वहां की शेख हसीना ऑलरेडी भारत में है, तो जो गाइडेंस जो मदद चाहिए वो वहां यहाँ हमें मिल जा रही है। तो ऑपरेशन सारा हो रहा है। अभी कुछ लोग वो कह रहे हैं कि वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए इलेक्शन होना चाहिए। दो बातें, क्या बांग्लादेश में हालात ऐसे हैं कि वहां पे इलेक्शन हो सके? तो नहीं, लोग भी नहीं है और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा, आर्थिक स्थिति, इलेक्शन खर्चीले होते हैं। तो अगर इतनी बदहाली में अगर इलेक्शन करा दें तो ये देश और डूब जाएगा। प्लस नॉर्मली इलेक्टेड प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपने उनको भागने पे मजबूर कर दिया, पर आप उनका बेस खत्म नहीं कर पाए, उनकी पार्टी खत्म कर दी है। तो ऑफिशियल जो पीएम है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और जब हालात सही होंगे तो हो सकता है वो वापस जाए। लेकिन फिलहाल जो इंस्ट्रक्शन है वो आर्मी चीफ के थ्रू कराए जा रहे हैं, और देश को स्थायित्व की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। परंतु एक नेचुरल जो वहां पर है, कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, समय लगेगा। इसके लिए जितने भी अपराधी यूनुस ने छोड़े थे, सबसे पहले उनका गिरफ्तार हो करके या एलिमिनेट हो करके कंट्रोल में आना जरूरी है। उसके बाद ही अगला स्टेप सोचा जा सकता है। पर चिंता मत करिए, साल 1.5 साल में बांग्लादेश का कुछ अच्छा हल। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से भारत पूरे ही इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी लीडरशिप को साबित कर रहा है और सभी देशों को सही दिशा निर्देश देता हुआ नज़र आ रहा है, ये उसको देखकर ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में और बहुत जल्दी हम बांग्लादेश में भी कुछ बदलाव फॉर गुड ऑफ कोर्स हम देख पाएँगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।